संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार 5 साल अपने टर्म को पूरा नहीं करेगी और मध्यवर्ती चुनाव होंगे या सरकार को उखाड़कर वापस वहां ही भेजा जाएगा जहां से आई। लेकिन नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है कि विपक्ष के लोगों से डील करने की। इस प्रकार मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो इतने पैनिक हो जा रहे हैं, वो आकर तरह तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब हाथरस के अंदर आज 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण आज रोकना चाहिए था कायदे से, लेकिन वो लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, नेहरू का नाम ले रहे हैं, 10 साल में ये हुआ, वो कह रहे हैं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग हैं, ये अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, हिंसा करते हैं, लोगों को पीटते हैं जाकर। क्या हिंदू का ये स्वभाव हो सकता है? मोदी को आप यकीन मानिए आने वाले विधानसभा चुनाव में हम हराएंगे, इवन हम गुजरात में भी हराएंगे। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय संसद में जो गहमा गहमी का माहौल है और खास तौर पर विपक्ष ने जो ताकत दिखाई है उस पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत कनौजिया जी है। इनसे समझते हैं कि आखिरकार क्या वाकई अब विपक्ष एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ जो है अपनी बातों को रख रहा है। जाहिर सी बात है, सदन के अंदर जो हमारा स्ट्रेंथ है वो बताता है कि हम लोग कितने करीब हैं सत्ता के, और ये भी बताता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो सत्ता के नंबर से कितना दूर हैं। आज राहुल गांधी जी के भाषण पे या आज अखिलेश यादव जी का भाषण हुआ हो या तमाम विपक्ष के लोगों ने भाषण दिया, इस पर आप देखिए किस प्रकार मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो इतने पैनिक हो जा रहे हैं, वो आकर तरह तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हाथरस के अंदर आज 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण को आज रोकना चाहिए था कायदे से, लेकिन वो लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, नेहरू का नाम ले रहे हैं, 10 साल में ये हुआ, वो हुआ। वही तो बात बताइए कि जिससे हम कहें कि 10 साल में आपने ये किया। संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, और हमें ये दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार 5 साल अपने टर्म को पूरा नहीं करेगी और मध्यवर्ती चुनाव होंगे या सरकार को उखाड़कर वापस वहां ही भेजा जाएगा जहां से आई थी। कल जो राहुल गांधी के तेवर थे और जिस ढंग से उन्होंने सर्वधर्म की बात की, तमाम तस्वीरों को उन्होंने सामने रखा, सभी धर्मों की शिक्षा को बताया, और उसके बाद प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी सीट से खड़े होते हैं, 10 साल में पहली बार ये तस्वीर देखने को मिली। कैसे देखते हैं, क्या उनका ये कार्यकाल अब जो है बहुत ही ज्यादा नाजुक तरीके से बीते? देखिए, नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है कि विपक्ष के लोगों से डील करने की। वो गुजरात में जब मुख्यमंत्री भी थे तो विपक्ष बहुत कमजोर था, जब वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो भी विपक्ष बड़ा कमजोर था। तो उनको आदत नहीं है कि कैसे विपक्ष से डील की जाती है। विपक्ष नाम की भी कोई चीज़ होती है, नेता प्रतिपक्ष होता है, उसके स्ट्रेंथ के अनुसार वो अपनी बातें रख सकता है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं। तो इसलिए बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। और उन्होंने जो राहुल गांधी जी के भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं और हिंसा करते हैं, भाई हिंदू तो हिंसा नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि उसके बीच में कूद कर उसको डिसरप्ट कर दे, पर देश की जनता ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने झूठ कहा। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को मिसकोट करने का प्रयास किया, हालांकि देश की जनता जान गई कि, और आज के अखबारों में भी ये बात छपी है कि राहुल गांधी ने क्या कहा और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। और ये बात बहुत स्पष्ट है, राहुल गांधी जी के तेवर अगले पूरे 5 साल यही रहेंगे, और हम राहुल गांधी जी को अगला। अच्छा, अखबार का जिक्र किया आपने। राहुल गांधी ने अग्निवीर जो है नौजवानों के लिए बात कही थी कि उनको मुआवजा तक नहीं दिया जाता उनकी शहादत के बाद, लेकिन आज जो खबर छपी 1 करोड़ 10 लाख मिला है, तो इसको लेकर के अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने सदन में झूठ नहीं। देखिए, उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। जब किसी की मृत्यु होती है तो डीएम, मुख्यमंत्री अपने पास से फंड से जो जाए मदद कर दे। जैसे केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए देते थे शहीदों को। ये सुविधा सरकार के अपनी विवेक पर है कि वो इस तरीके का फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी के नियम की बात करें तो आर्मी के नियम में अग्निवीर अगर शहीद हो जाए तो उसे उतना पैसा नहीं मिल रहा। और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे, तो राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए, बोले अग्निवीर अच्छी है, अग्निवीर अपने बेटे को शामिल कराओ ना, अग्निवीर क्यों नहीं बनाते? ठीक है, खुद का बेटा बनेगा विधायक, दूसरे का बेटा बनेगा अग्निवीर। तो ये किसानों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, जिनके पास आर्मी एक आसरा था और उनके मन में देश के लिए एक भावना थी कि देश के लिए हम शहीद हो सकते हैं। आपको बहुत पैसे वाला नहीं होना है देश के लिए नाम करने के लिए, देश के लिए अपनी योगदान देने के लिए। आप आर्मी में भी जाके देश के लिए शहादत दे सकते हो, देश के लिए कुर्बानी दे सकते हो, देश की रक्षा कर सकते हो। उस माध्यम को भी ये पूरी तरह बंद कर दिया। और 4 साल के बाद जब वो रिटायर होकर घर आएगा, 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का, तो वो क्या करेगा?
बंदूक चलाना तो आपने सिखा दिया, तो एटीएम के बाहर उसको गार्ड बनवाओगे आप, ठीक है। बड़ी बड़ी सोसाइटियों के सामने सलाम ठोकने के लिए BMW मर्सिडीज के सामने आपने आपने क्या इनके लिए वो लोगों ने ट्रेनिंग ली है? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारतीय मूल ढांचे को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने का काम कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते हमारा देश एक मिलिटेंट राज्य बने। अगर आप लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ बंदूक चलाना सिखा देंगे और नौकरी नहीं देंगे तो वो अपराधी बन जाएंगे। भाजपा ये कह रही है कि विपक्ष जानबूझ करके नीट, अग्निवीर जैसे मुद्दों को मुद्दा बना रही है, हालांकि ये मुद्दा है नहीं। क्या कहें? देखिए, नीट लीक हुआ, UGC लीक हुआ, तमाम पेपर लीक हुए। जब लीक हुए तो विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा? भाई इनके बच्चे तो लंदन अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है। अगर वो पेपर लीक हुआ है, इस बात को धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना कि पेपर लीक हुआ। जब जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, जांच तो चल रही है, तो जांच चल रही है तो मुद्दा तो उठेगा ना। भाई पेपर लीक हुआ है, कुछ लोगों को उसका लाभ हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान हुआ है, तो उसकी भी तो खाना पूर्ति करनी पड़ेगी, उनको भी तो न्याय देना पड़ेगा। और न्याय अगर आपको इमीडिएटली नहीं मिल रहा है तो वो न्याय नहीं कहलाता। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसके लिए राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष नीट पर चर्चा करना चाहता है, UGC पर चर्चा करना चाहता है, NDA पर चर्चा करना चाहता है, क्योंकि इस देश के भविष्य से जुड़ा मामला है, इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों से जुड़ा मामला है। ये उनको तकलीफ इसलिए है कि अमित शाह का बेटा सेक्रेटरी है, ठीक है, उनके मंत्री के बच्चे लंदन अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं, तो वो इसको मुद्दा नहीं मानते होंगे। पर जिनके बच्चे का यही माध्यम है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, यूनिवर्सिटियों में जाने का, उनको तो तकलीफ होगी। और राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष इस देश के गरीब, किसान, मजदूरों की आवाज के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम ये आवाज उठाते रहेंगे, चाहे उनको मुद्दा लगे, चाहे कुछ भी लगे। सर, राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया, कि हिंदू को हिंसक वो क्यों कह रहे हैं संसद के भीतर खड़े होकर? वो कह रहे हैं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल के लोग हैं, ये अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, हिंसा करते हैं, लोगों को पीटते हैं जाकर। क्या हिंदू का ये स्वभाव हो सकता है? हिंदू धर्म की तरफ एक तरफ परिभाषा ये है कि एकम सद विपरा बहुधा वदंती की बात होती है, और वहीं आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी ने वही कहा ना, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग लंपट जो बैठे हैं उनके साथ, वो राजा सिंह तो इनकी पार्टी का है ना, राजा सिंह तो MIM का नहीं है, राजा सिंह कांग्रेस का नहीं है, राजा सिंह समाजवादी का नहीं है, राजा सिंह इनकी पार्टी का आदमी है। वो क्या भाषण देता है, मोदी जी सदन में बोले, स्वीकार करें कि मैं उसकी भाषा से सहमत हूं। वो हिंदू की जो चित्रण करने का प्रयास कर रहे हैं राजा सिंह जैसे लोग, प्रज्ञा ठाकुर जैसे। राहुल गांधी क्या उनकी जो है पिच पर बैटिंग कर रहे हैं? पिच पर बैटिंग नहीं कर रहे, उनको बता रहे हैं कि राजा सिंह, प्रज्ञा ठाकुर, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग हिंदू धर्म के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। हिंदू धर्म के प्रतीक वो लोग हो सकते हैं जो लोग सद्भावना की बात। अच्छा, क्या आखिरी सवाल रहेगा कि क्या वाकई अब ये माना जाए कि जो दबे कुचले तबके हैं, जो दलित है, जो मुस्लिम है, जिनको 2014 के बाद से लगातार डरा करके रखा है, क्या अब वो अपनी सशक्त आवाज उठा पाएंगे, और क्या जो विपक्ष है उनके साथ इस तरीके से खड़ा रहेगा? देखिए, इस देश के गरीब, दलित, मजदूर जितने भी लोग हैं, उनका तो एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है देश का संविधान। उन्हीं की वजह से उन्हें अधिकार मिला है। और जब पूरा विपक्ष संविधान अपने हाथ में लेता है तो वो ये भावना उन गरीब वंचितों के मन में जागती है कि जिसको हम अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ लिख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम नौकरी कर पा रहे हैं, उस धर्म ग्रंथ को बचाने के लिए पूरा विपक्ष आज खड़ा। तो जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी जी ने एक कदम दलित पिछड़ों के लिए, जातिगत जनगणना के लिए बढ़ाने का काम किया है, तो दलित पिछड़ा समाज भी 10 कदम बढ़ा के उनको गले लगाने का प्रयास कर रहा है, और उसी का नतीजा आप ये देख रहे हैं। और मोदी को आप यकीन मानिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम हराएंगे, इवन हम गुजरात में भी हराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये ताकत इस समय विपक्ष की हमें नजर आ रही है, और खास तौर पर आप समझिए कि फिर से एक बार विपक्ष उस भूमिका में आ गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के भीतर, जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है, जाहिर सी बात है कि ये अब उन तमाम समाज के लोगों को जो डर करके जी रहे थे, उनको एक नई ताकत देगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं कैमरामैन आशीष के साथ अबरारुल हक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।